हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में स्वागत है, वेलकम है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग चलो सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले मैंने पहला लेसन तैयार किया था, उसमें आप लोगों को इस चैप्टर का कुछ बेसिक पढ़ाया था। मैंने आप लोगों से जैसा वादा किया था कि मैं जो भी चैप्टर पढ़ाऊँगा उस चैप्टर का पहले बेसिक दूंगा। हो सकता है कुछ बच्चे 11th में सही से नहीं पढ़े हों या उनसे छोटे क्लास में नहीं पढ़े हों, तो मैं वादा करता हूँ कि आपके उस छोटी छोटी बातों को भी मैं बेसिक में बता दूंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। ओके, तो जो भी चैप्टर स्टार्ट करूंगा उसका पहले मैं बेसिक दूंगा। तो मैंने एक लेसन इस टॉपिक पे बना रखा है, उसको आप लोग जाके देखो तो समझ में आएगा। मोल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया था। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो जाके देख लो। अगर नहीं देखे हो तो, अगर देख लो तो अच्छी बात है, आप यहाँ से स्टार्ट करो। चलो ठीक है, चलो तो आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिना वक्त गवाए हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं कि क्या होता है सॉल्यूशन। चलो, तो सॉल्यूशन क्या होता है सर? तो देखो, सॉल्यूशन को मैंने यहाँ पे डेफिनेशन सब लिख दिया है। एग्जाम में ये डिफाइन करना सॉल्यूशन नहीं पूछेगा। ओके, बहुत ईजी टर्म है। तो देखो, मैं यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आपके नोट किताब से ही देख लो। सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर है। आप कहो सर होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? तो अब मैं एकदम आसान भाषा में इसको समझाता हूँ, डेफिनेशन नहीं पूछेगा आपको, ठीक है। जैसे देखो कि एक पानी में आप एक गिलास पानी लो, उस गिलास पानी में एक गिलास पानी में दोनों दो गिलास लो, उतना ही बड़ा गिलास, ठीक है। एक गिलास पानी में आप क्या करो कि नमक डाल दो, 50 ग्राम नमक डाल दो, थोड़ा कुछ नमक डाल दो इसमें, ठीक है, नमक डाल दो। और इसमें 1 चम्मच नमक डाल दो, इसमें 1 चम्मच तुम क्या करो, मिट्टी डाल दो, बालू डाल दो, ठीक है। अब कुछ देर बाद देखो नमक इसमें घुल जाएगा अपने आप, बिना तुम उसको हिलाए डुलाए घुल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नमक को तुम ढूंढ के दिखा दो, उसमें से नहीं निकलेगा, मैंने दिखाई भी नहीं देखा तुमको नमक। लेकिन इस बालू को तुमने जिसमें रखा था पानी में, तो बालू पेंदी में जमा हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। ओके, समझो, नीचे जमा हो जाएगा वो। तो ये क्या है सर? ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, ये स्टेबल हो गया, ये अनस्टेबल हो गया, पानी नीचे में जमा हो गया। तो जिस सॉल्यूशन में मिक्सचर मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिले हो, जिस मिक्सचर में पूरी तरह घुल जाए, कोई 2 सब्सटेंस आपस में इस तरह घुल जाए कि आप उसको पता नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते हो। आसान भाषा में समझा रहा हूँ, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट डेफिनेशन। ओके, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन। ओके, होमोजेनियस मिक्सचर, सॉरी, होमोजेनियस मिक्सचर। तो नमक और पानी का जो मिश्रण बना, मिक्सचर बना, उसको बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मतलब सेम, माने इसकी प्रॉपर्टी भी सेम होगी हर जगह, माने पूरे पार्ट में। जहाँ से तुम उठाओ पानी, यहाँ पर से एक थोड़ा सा चम्मच में उठाओ पानी, तो उतना ही नमकीन लगेगा, जितना यहाँ से उठाओ उतना ही नमकीन लगेगा। यानी नमकीन जो उसका प्रॉपर्टी है हर जगह सेम रहेगा, तो उसको कंपोजिशन बोलते हैं। यानी कि इसमें कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम रहेगा हर जगह। बट इस सॉल्यूशन में हर जगह कंपोजिशन और प्रॉपर्टी सेम नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा बालू नजर आएगा, यहाँ पे कम बालू नजर आएगा, तो कंपोजिशन सेम नहीं है, प्रॉपर्टी भी सेम नहीं होगा। ओके, तो इसको कहते हैं नॉन होमोजेनियस। क्या बोलते हैं? नॉन होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, समझ आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? तो नॉन होमोजेनियस मिक्सचर में पूरी तरह नहीं घुला होता है सब्सटेंस, लेकिन होमोजेनियस मिक्सचर में पूरी तरह घुल जाता है। उसकी प्रॉपर्टी और कंपोजिशन दोनों सेम होता है। प्रॉपर्टी मतलब हर जगह समान देखने में लगेगा, ओके, स्वाद में एक जैसा लगेगा। कंपोजिशन की हर जगह अमाउंट सेम रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो होमोजेनियस क्या है, सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन जितने भी होमोजेनियस मिक्सचर है उसको सॉल्यूशन कहेंगे हम लोग। ओके, इतना याद रखो अभी। होमोजेनियस मिक्सचर जैसे नमक पानी का मिश्रण हो गया, नमक पानी का मिक्सचर हो गया, चीनी पानी का मिक्सचर हो गया। ओके, उसके बाद ग्लूकोज पानी का मिक्सचर ले लो, ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। पानी समझ रहा है? तो ये तो नॉर्मल लाइफ में, जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं वो सॉल्यूशन है। ओके, हिंदी में इसको बोलते हैं विलियन, घोल। घोल बोलते ना, घोल बना लो, सुनते नहीं हो, घोल बना लो, वही है सॉल्यूशन। तो अब सॉल्यूशन में क्या है कि अब याद रखना बात को, सॉल्यूशन में हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं अभी। चलो ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन में कोई मिक्सचर के अंदर इस सॉल्यूशन मैंने बनाया पूरी तरह घुला हुआ है, तो इसमें सॉल्यूशन में क्या होगा कि जो सब्सटेंस डालोगे, तो हो सकता है सब्सटेंस कम से कम 2 सब्सटेंस तो रहना जरूरी है, और सॉल्यूशन तब ना बनेगा। कम से कम 2 सब्सटेंस होना चाहिए जरूरी। सब्सटेंस को कंपोनेंट बोलते हैं, कंपोनेंट। ओके, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर है। एक लाइन में याद है ना, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है डेफिनेशन, इसलिए मैंने लिखा है कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो एग्जाम में 1 नंबर में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में, कि बताओ कि सॉल्यूशन क्या है, होमोजेनियस है कि हेट्रोजेनियस है, या दोनों है या कोई नहीं है, ऐसे करके ऑप्शन आएगा। तो बोलोगे होमोजेनियस मिक्सचर है। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बनता है क्वेश्चन, होमोजेनियस मिक्सचर है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर नहीं है। हेट्रोजेनियस जो बालू पानी वाला एग्जांपल दिया था मैंने, वो हेट्रोजेनियस या नॉन होमोजेनियस बोल सकते हो, हेट्रोजेनियस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो अच्छा से, एग्जाम्पल को समझो। अब जो मिक्सचर, चूंकि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो होमोजेनियस मिक्सचर तो इसमें कम से कम कितने सब्सटेंस होने चाहिए? 2 सब्सटेंस होने चाहिए, यानी 2 कंपोनेंट होना चाहिए कम से कम। हो सकता है 2 से ज़्यादा भी हो। तो जिस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? बाइनरी सॉल्यूशन। याद आना, जिस सॉल्यूशन में 2 सब्सटेंस मिले हुए हैं, जैसे नमक का पानी का मिक्सचर था ना, नमक का पानी का मिक्सचर, तो नमक पानी का मिक्सचर उसको बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? अगर मान लो नमक भी डाल दिया, पानी भी डाल दिया, और मान लो कि चीनी भी डाल दिए, तो उसमें 3 सब्सटेंस हो गया, तो उसको बोलते हैं टर्सरी सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं।
ओके। एक होता है जिसमें 4 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट को बोलते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। तो हमको उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को हमारा जो सिलेबस है वो है बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है सिलेबस हमारा? बाइनरी सॉल्यूशन। बाई मतलब 2, तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिनमें 2 कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो? 2 कंपोनेंट हो। एक कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में होगा, एक कंपोनेंट कम अमाउंट में होगा। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, जैसे मैंने बताया चीनी, नमक, पानी था इसमें, पानी के बाहर से हम लोग नमक डाल दिए, NaCl डाल दिए। तो NaCl जो हमारा जो नमक डाल दिया मैंने, तो पानी जो है हमारा सॉल्वेंट है, जो ज़्यादा अमाउंट में, पानी ज़्यादा अमाउंट में उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। तो ज़्यादा अमाउंट वाले को सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। ओके, सॉल्यूट जो ज़्यादा अमाउंट में हो उसको बोलेंगे सॉल्वेंट, और जो सॉल्यूट जो कम अमाउंट में हो। ओके, तो ज़्यादा अमाउंट वाले को बोलेंगे सॉल्वेंट। ओके, इसको बोलेंगे ये लार्जेस्ट अमाउंट में रहेगा, सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी का रहेगा, लार्जेस्ट क्वांटिटी में। ओके, क्वांटिटी में तो सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्यूट क्या होगा? जो कि कम अमाउंट में रहेगा, कम क्वांटिटी में रहेगा, उसको सॉल्यूट बोलेंगे। ठीक है, समझ में आया? सॉल्यूट सॉल्वेंट में घुला होता है, बोलते हैं सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। ओके, हमेशा बोलते हैं सॉल्यूट इन सॉल्वेंट। जैसे मैं बोलूँगा NaCl इन वाटर, NaCl इन वाटर, यानी वाटर मतलब कि यहाँ पर NaCl सॉल्यूट हुआ और ये वाटर हुआ, वाटर सॉल्वेंट हुआ। वाटर है उसे भी वाटर जो है सॉल्वेंट है, जहाँ पर भी वाटर सॉल्वेंट होता है उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। क्योंकि हमारे जितने भी सॉल्यूशन है एग्जांपल होते हैं प्रैक्टिकल सिचुएशन में, उसमें सब में जनरली हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होता है। वैसे और भी हो सकता है सॉल्वेंट में तुम्हारा बेंजीन भी आता है काम में, कभी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी आता है, कभी तुमको एसीटोन भी आता है, कार्बन डाइसल्फाइड भी आता है, तो वो सब सॉल्वेंट है। लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो वाटर के साथ होता है। तो वाटर जो है ये सॉल्वेंट है, अच्छा खासा सॉल्वेंट है। तो ये जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होता है उसको बोलते हैं एक्वा सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? एक्वा सॉल्यूशन। इसलिए ना आप लोग देखते हो AQ वर्ड यूज़ करते हैं हम लोग, AQ कहीं पे। तो एक्वा सॉल्यूशन जहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो। ठीक है, पॉइंट समझ रहा है? तो देखो, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट बोलोगे, जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलोगे। ओके, छोटी छोटी बात को देखो, मैं बहुत छोटी छोटी बात से बता रहा हूँ, मैंने लिख रखा है यहाँ पे, देखो आप लोग देखो। तो हम लोग को पढ़ना सिलेबस क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट कहते हैं जो कम अमाउंट में, लेस इन क्वांटिटी, जो कम अमाउंट में हो। सॉल्वेंट बोलते हैं जिसको जो ज़्यादा कम क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हो, लार्जेस्ट इन क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में। और एक सॉल्यूशन के अंदर देखो, सॉल्यूशन में क्या बोला मैंने, क्या बोला था आपको कि दो कंपोनेंट होगा मिनिमम, और 3 कंपोनेंट भी हो सकता है, 4 कंपोनेंट भी हो सकता है। तो जहाँ में मान लो 4 कंपोनेंट है, एग्जांपल सोच लो, 4 कंपोनेंट में जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, यानी सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा, अकेला एक संख्या में एक ही रहेगा। सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, सॉल्यूट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन सॉल्वेंट हमेशा एक ही रहेगा। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में रहेगा उसी को बोलेंगे सॉल्वेंट। और सॉल्यूट जो होगा वो 1 से ज़्यादा हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। ओके, नंबर की बात कर रहा हूँ कि कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट हो सकते हैं। जैसे मैंने एक वाटर में, मान लो कि वाटर है, ये वाटर सॉल्वेंट है, इसमें मैं चीनी भी डाल दिया, नमक भी डाल दिया, तो चीनी भी सॉल्यूट है और तुम्हारा सॉल्वेंट नमक भी सॉल्यूट है। लेकिन यहाँ पर सॉल्वेंट एक ही वो है, कौन? सॉल्वेंट एक ही है, वाटर। ठीक है, तो सॉल्यूट की संख्या, नंबर ऑफ सॉल्यूट 1 से ज़्यादा हो सकते हैं, मे बी नंबर ऑफ मोर देन 1, बट नंबर ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलवेज 1 इन सॉल्यूशन। ओके, और सॉल्वेंट क्या है? विच इज़ लार्जेस्ट इन क्वांटिटी, जो सबसे ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसका मतलब मैं पूछता हूँ, जैसे एग्जांपल में पूछूं कि बता 50 ग्राम नमक है, और जैसे मान लो 50 ग्राम नमक है, या मान लो मैं एग्जांपल 5 ग्राम नमक है और 90 ग्राम मान लो पानी है। तो 5 ग्राम नमक को 90 ग्राम पानी में डाला गया है, तो कौन सॉल्यूट है? तो 5 नमक सॉल्यूट है और पानी जो है वो तुम्हारा सॉल्वेंट है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, जो सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है ना, जो भी सॉल्वेंट का, देखो ये नमक जो है सॉलिड है, नमक क्या है? सॉलिड। और जो तुमने 90 ग्राम पानी लिया, 90 ग्राम वाटर लिया, वाटर तो लिक्विड है। तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है ना, वही सॉल्यूशन का स्टेट होता है। यानी सॉल्यूशन बनने के बाद, मिक्सचर बनने के बाद जो स्टेट बनता है वो सॉल्वेंट का स्टेट बनता है। तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का स्टेट होता है। ओके, मेरी बात को एक बात को गौर से सुनो। ठीक है, तो याद ना, माने कि सॉल्यूशन का स्टेट कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट का स्टेट कि सॉलिड का स्टेट? तो बोलोगे सॉल्वेंट का स्टेट। तो जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का स्टेट होगा। ओके, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, समझ में आया बात को? जैसे मान लो एक होता है सोडियम नाम सुने हो, एक होता है मरकरी तुम जानते हो कि मरकरी जो होता है पारा, जिसको बोलते हैं पारा समझते हो ना? द हस्बैंड ऑफ बफेलो, सुन रहे हो? हाँ चलो ठीक है, द हस्बैंड ऑफ बफेलो, पारा। ओके, वो नहीं है, वो वाला पारा नहीं है ये ठीक है, तो ये पारा मरकरी बोलते हैं इसको, मरकरी। ओके, तो मर्क्यूरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ओके, ये एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, एक अकेला मेटल है ये, तो लिक्विड स्टेट में। तो देखो, ये जब सोडियम को मरकरी के साथ मिलाया जाता है तो जो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन लिक्विड स्टेट में मिलता है। किस स्टेट में मिलता है? लिक्विड स्टेट में, याद है बात को? तो चूंकि ये मिलने के बाद लिक्विड स्टेट में बनाया। ओके, तो चूंकि
ध्यान देना, चूंकि सॉल्वेंट इसका कौन माने कि इसमें कौन सॉल्वेंट हुआ। अब तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ Na है अब प्लस Hg है, ओके। अब Hg मरकरी है, अब सॉल्यूशन बना तो हमको लिक्विड बना, क्या बना हमको, सॉल्यूशन जो मिला हमें, सॉल्यूशन जो हमें प्राप्त हुआ, ऑब्टेंड हुआ, वो सॉल्यूशन हमें लिक्विड स्टेट में प्राप्त हुआ। तो बताओ ये सॉल्यूशन सॉल्वेंट का कैसा स्टेट था, ओके। तो बोल सॉरी लिक्विड स्टेट में प्राप्त हुआ, तो कौन सॉल्वेंट हुआ इसमें, सोडियम सॉल्वेंट हुआ कि मरकरी सॉल्वेंट हुआ, तो बोलोगे मरकरी सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि मरकरी तो लिक्विड होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं, यानी कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही लिक्विड सॉल्यूशन का स्टेट होता है। तब बताओ सोडियम और मरकरी मैंने घोला, ओके, अब बना मेरे पास एक सॉल्यूशन, तो वो लिक्विड स्टेट में बना, किस में बना, लिक्विड स्टेट में। तो सॉल्यूशन का स्टेट मुझे पता है। अब मैं पूछ रहा हूँ इसमें बताओ कौन इसमें सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है। तो सोडियम सॉल्यूट हो गया और मरकरी सॉल्वेंट हुआ, क्योंकि मरकरी लिक्विड होता है। अब सॉल्यूशन भी लिक्विड है तो ये भी लिक्विड होगा, बात खत्म। तो इसलिए वो सॉल्वेंट है, क्लियर हो गया। तो इसको सोडियम का अमलगम बोलते हैं, अमलगम, क्या बोलते हैं इसको, अमलगम, सोडियम का अमलगम। सॉरी एक मिनट, सॉरी एक मिनट देख लेता हूँ, मैं सही कर लेता हूँ, ठीक है। सोडियम का अम्लगम, ओके चलो ठीक है, चलो मैं अपने पेज पे आ जाता हूँ, ठीक है, सॉरी। चलो, तो सोडियम का अम्लगम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, चलो आ जाओ साइड में। तो ये सोडियम का अम्लगम, सोडियम का अम्लगम, अम्लगम, जहाँ भी अम्लगम वर्ड रहेगा ना समझना मरकरी एगो है वहाँ पे, मरकरी के लिए अम्लगम इस्तेमाल होता है। तो सोडियम का अम्लगम, सॉरी Na+Hg, यहाँ पे ये Hg जो है वो सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो सोडियम अम्लगम बोलते हैं। जैसे मान लो जैसे तुम Sn+Hg बोल दोगे, Sn मतलब टीन होता है, तो टीन का ये अम्लगम हो गया, ठीक है। चलो अम्लगम समझिए, अम्लगम वर्ड यूज होता है वो मिक्सचर के लिए जहाँ पे मेटल हो और एक मेटल मरकरी हो, क्या हो, मेटल मरकरी हो, मरकरी होना जरूरी है, मरकरी के लिए अम्ल का वर्ड यूज होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछे देता है कभी कभी बोर्ड एग्जाम में। केमिस्ट्री पूरा लर्निंग चीज़ है, उसको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको तो आपको समझना भी पड़ेगा, आपको याद भी रखना पड़ेगा। तो जितना पढ़ोगे, जितना लेक्चर को सुनोगे, उतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा आपको, हर लेक्चर में नई नई बात मिलेगी आपको। चलो, तो मैंने यहाँ लिख दिया थ्योरी में, देखो मैंने लिख दिया सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है। हम लोग को हमारा सिलेबस क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन, तो उसमें सॉल्यूट एक ही रहेगा और सॉल्वेंट भी एक ही रहेगा, सिलेबस ही है एक ही सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट, ठीक है। जो कम अमाउंट में होगा उसको सॉल्यूट बोलोगे, जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, उसको बोलोगे सॉल्वेंट, ओके। चलो, सॉल्यूट को घोला जाता है सॉल्वेंट में, क्या बोलोगे, सॉल्यूट डिजोल्व इन सॉल्वेंट, ओके। बस ऐसे बोलना है, कभी बोलोगे नमक सॉल्ट इन वाटर, ऐसे बोलोगे, वाटर इन सॉल्ट नहीं बोला जाता है, हमेशा बोला जाता है सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ऐसे बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, मैंने यहाँ लैंग्वेज में कुछ लिख दिया है, देखो लेस इन क्वांटिटी एंड वन और मोर इन नंबर, नंबर में एक से ज़्यादा हो सकता है, जैसे जहाँ पे 3 कंपोनेंट हो, 4 कंपोनेंट हो। और ये लार्जेस्ट इन क्वांटिटी एंड ओनली 1 इन नंबर, ये हमेशा एक ही रहेगा नंबर में, ओके ठीक है। चलो, 2 कंपोनेंट इन सॉल्यूशन, ओके, उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, हमारा सिलेबस भी यही है, ठीक है, ठीक है। मैंने स्टार लगा दिया इस पर। और ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, इस चैप्टर का पूरा मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना आप लोग। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाता है, बता दिया मैंने। तो इस चैप्टर में हम लोग जो सॉल्यूट का जो नाम देंगे, क्योंकि सॉल्वेंट सबसे ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो सॉल्वेंट जो है उसको नंबर 1 बोला गया, नंबर 1 बोले, ज़्यादा मार्क्स लाने वाले को बोलते हैं ना नंबर 1, उसी तरह, ठीक है। तो सॉल्वेंट को मैंने पोजीशन दे दिया 1 और सॉल्यूट को बोल दिया 2, तो कहीं पर भी मैं 1 लिखूंगा समझ जाना कि सॉल्वेंट के लिए और 2 सॉल्यूट के लिए, ये याद रखना है। एनसीईआरटी में भी ये सिंबल यूज़ किया गया है, तो सिंबल को रटना नहीं है, समझना है। सिंबल इसलिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम लोग को डेरिवेशन आसान हो जाए, माने कि आसान करने के लिए चीज़ों को हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, ओके। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सिंबल। कितने बच्चे तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में सिंबल में ही फंस जाते हैं, इसलिए ज़्यादा सिंबल यूज़ मत करना। जो एनसीईआरटी यूज़ किया है, जो आपका स्टैंडर्ड बुक जो आप फॉलो करते हो स्टैंडर्ड बुक को, वो सिंबल यूज़ करो, ठीक है। तो मैंने जो एनसीईआरटी में सिंबल यूज़ किया, भाई मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। अब कहीं पर ए और बी भी लिखा रहता है, सॉल्वेंट के लिए ए और सॉल्यूट के लिए बी, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्वेंट के लिए 1 और सॉल्यूट के लिए 2, याद रखना बात को, मैं यह बोल दिया हूँ अभी, सॉल्वेंट के लिए 1 और सॉल्यूट के लिए 2, ज़्यादा जो रहेगा उसको 1 बोल देंगे, चलो ठीक है, सॉल्यूट। चलो, अब मैंने वही लिख दिया कि जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है, जो सॉल्वेंट स्टेट होगा, मान लो सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट अगर आपका सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, सॉल्वेंट अगर आपका गैस है तो सॉल्यूशन भी आपका गैस होगा। तो मैंने लिख दिया कि सॉल्वेंट स्टेट इज द सॉल्यूशन स्टेट, जो सॉल्वेंट का स्टेट होता है वही सॉल्यूशन का स्टेट होता है, बात खत्म, ठीक है। चलो, मैंने अभी सोडियम अमलगम वाला एग्जांपल दिया था, सोडियम अमलगम यानी सोडियम प्लस मरकरी, मरकरी लिक्विड होता है, सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट क्यों बन गया वो, क्योंकि जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड बनता है, इसलिए। चलो, अब एक चीज़ समझो आप यहाँ पर कुछ एग्जांपल। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, चलो ये एग्जांपल देखो, अब जवाब देना तुम लोग।
ये जो नीचे मैंने लिखा है ग्लूकोज वाला में, ये ग्लूकोज 90 ग्राम ग्लूकोज को मैं 72 ग्राम पानी में घोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बताओ कौन यहाँ पर सॉल्यूट है, कौन सॉल्वेंट है, बताओ जल्दी बताओ। तो बोलोगे सर 90 ग्राम ग्लूकोज 72 ग्राम पानी, तो ज़्यादा तो ये है, ज़्यादा तो ग्लूकोज है और पानी तो कम में है। ओके, तो इसका मतलब कि ग्लूकोज आपका सॉल्वेंट हो गया और वाटर जो है आपका सॉल्यूट हो गया। अगर ऐसा कह रहे हो तो सरासर गलत बोल रहे हो, 100% रॉन्ग, गलत। क्योंकि सर आप तो यही बताए हैं, सॉल्यूट उसको बोलेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में होगा, सो कम अमाउंट में होगा, सॉल्वेंट उसको बोलेंगे जो ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो ज़्यादा अमाउंट तो दिख रहा है कि ग्लूकोज का, तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, सॉल्वेंट नहीं, गलत बात। इस तरह अमाउंट नहीं निकालते, अमाउंट मतलब क्वांटिटी, मोल, मोल निकालना पड़ेगा पहले, मोल, जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका क्वांटिटी ज़्यादा होगा, इसका मतलब ये है। अब देखो तुम पहले मोल निकालो। ओके चलो मोल निकालो, मैंने यहाँ पे इसलिए मैंने लिख रखा है। तो देखो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास है मोलर मास, तो ग्लूकोज का मास करना है 90 ग्राम, 90 गिवन मास है मोलर मास। मैंने पहला लेसन में मोल निकालना सिखाया, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर पहला लेसन देखो, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, मैंने पहले बेसिक बता दिया था आप लोग को। तो गिवन मास करना 90 ग्राम। अब मोलर मास क्या होता है ग्लूकोज का, निकाल लो यहाँ से, 12 कार्बन का 12, तो 12 6 72, हाइड्रोजन का 1 होता है, 12 1 12, 72 12 84, 84 16 6 96, 96 84 180, 180 हो गया। तो यह है 0.5 मोल, 1/2 काट दो, 90 to 1/2, 1/2 यानी 0.5। ओके 0.5 मोल, यानी ग्लूकोज का कितना मोल है, 0.5 मोल। आप देखो वाटर का मोल निकालो, वाटर का कितना 72 ग्राम है, वाटर का 72 ग्राम है, वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। ओके, जिसका मोलर मास कम होता है ना उसका मोल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, देखो 18 6 72, 4 मोल निकला। देखो वाटर का कितना मोल है, वाटर का 4 मोल है। ठीक है, वाटर का 4 मोल है और इसका 0.5 मोल है, तो मोल किसका ज़्यादा है, वाटर का मोल ज़्यादा है, यानी वाटर के मोल पार्टिकल ज़्यादा होंगे। सिंपल बात है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो वाटर सॉल्वेंट हो गया और ग्लूकोज आपका सॉल्वेंट हो गया। देखिए गलती हुआ कि नहीं हुआ, तुम लोग गलती कर रहे थे, तुम लोग देखे कि मास ज़्यादा है तो वो बोल दो नहीं, मोल निकालना पड़ेगा पहले, इसलिए मैंने मोल पढ़ा दिया पहले। तो ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हो गया। ओके, ग्लूकोज हमारा सॉल्यूट हो गया जो सॉलिड है। ओके, और ग्लूकोज सॉलिड होता है, और वाटर हमारा सॉल्वेंट हो गया जो कि लिक्विड है। वाटर क्या है, लिक्विड है। ओके, वाटर हमारा लिक्विड है। ठीक है, देख लो, एक मिनट। ओके, एक मिनट, चलो ठीक है। तो वाटर सॉल्वेंट है, लिक्विड है वो। वाटर क्यों सॉल्वेंट हो गया, 4 मोल उसका सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है वो। अब बताओ, चूंकि सॉल्वेंट का जो स्टेट होता है वैल्यू सॉल्यूशन का स्टेट होता है, चूंकि वाटर सॉल्वेंट है इसलिए सॉल्यूशन का भी स्टेट क्या होता है, सॉरी जो सॉल्वेंट हमारा है वो सॉल्वेंट लिक्विड स्टेट में है, इसलिए सॉल्यूशन भी क्या होगा, लिक्विड होगा। तो लिक्विड सॉल्यूशन, बात खत्म। तो सॉल्वेंट अगर लिक्विड है तो सॉल्यूशन भी लिक्विड होगा। ओके, अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन भी गैस होगा, अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि बात इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब चलो कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कर लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देख लो भाई सॉल्यूशन के बेस पे। अब बताओ हम लोग के कितने टाइप का पढ़ेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। देखो एग्जांपल के साथ मैं यहाँ बता रखा हूँ आप लोगों को, यहाँ समझो। सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट सॉलिड होगा। सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे, अगर सॉल्वेंट गैस है तो उसको गैस सॉल्यूशन बोलेंगे, गैसी सॉल्यूशन। तो सॉलिड दो, इसको सॉलिड इन सॉलिड, पहले सॉलिड बोलो फिर सॉल्वेंट बोलो। ओके, तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, सॉल्वेंट तो सॉलिड ही रहेगा, इसलिए इसका नाम है सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। ओके, यानी कि सॉल्वेंट तो सॉलिड है, सॉल्वेंट बाद में लिखा गया और सॉल्यूट पहले लिखा गया। तो सॉलिड अगर सॉल्वेंट अगर सॉलिड है तो सॉल्यूशन भी सॉलिड होगा, तो उसका नाम पड़ा सॉलिड सॉल्यूशन। क्या पर नाम पड़ा, सॉलिड सॉल्यूशन। याद हो गया। अब इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग। ओके, उसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन की बात करो, एग्जांपल भी दे देता हूँ मैं, डोंट वरी। लिक्विड सॉल्यूशन की बात तो इसका सॉल्वेंट लिक्विड होगा, तो सॉलिड इन लिक्विड। ओके, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। तो हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस ही लिक्विड सॉल्यूशन है। ओके, देखो, और एक हो गया गैसेस सॉल्यूशन, तो गैस सॉल्यूशन सॉल्वेंट गैस होगा, तो सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, यानी 9 टाइप का सॉल्यूशन हो गया स्टेट के बेस पे। ओके, फेज के बेस पे, फेज मतलब अवस्था, स्टेट, लिक्विड, गैस और सॉलिड के आधार पे। ठीक है, हमारा जो सिलेबस है। ओके, मैंने क्या बोला कि अगर आपका सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा, अगर आपका ये क्या बोलते हैं उसको, आपका अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन होगा, अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो गैस सॉल्यूशन होगा। ओके, चलो ध्यान दो एक मिनट। अब हमारा जो सिलेबस है ना, हमारा सिलेबस है ये मैंने स्टार लगा दिया, देखो स्टार लगा दिया मैंने। देखो हमारा सिलेबस है क्या चीज़, लिक्विड सॉल्यूशन। ये हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन बनेंगे, माने कि जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड,
सॉलिड इन लिक्विड, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, एग्जांपल तुम लोग ध्यान दो, एग्जांपल मैंने दिया था उस पहले एक एक करके एग्जांपल देख ले, सॉलिड सॉल्यूशन देख लेते हैं पहले, चलो ओके चलो। एग्जांपल मैंने बहुत बेहतरीन ले रखा है आप लोगों के लिए, चलो एक एक एग्जांपल, सबका एग्जांपल देता हूँ, मैंने बहुत अच्छे से लिख रखा है आपको यहाँ पे, आपके बुक से ही एग्जांपल मैंने लिया है, लेकिन आपको अच्छे तरीके से लिख दिया मैंने। एग्जांपल यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, कंपटीशन में भी पूछ दिया कई बार, नीट में कई बार एग्जाम में पूछ देता है, एग्जांपल सीधे पूछता है बोर्ड एग्जाम में, नीट में, जी में, तो एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ने की जरूरत है केमिस्ट्री को, ठीक है, खास तौर से देखो। तो सॉलिड इन सॉलिड का मतलब क्या हुआ, ओके चलो, यानी कि जैसे जी मैंने एग्जाम्पल जो दिया था आपको, देखो यहाँ पर जिंक प्लस कॉपर, ये नाम सुनो, जिंक प्लस कॉपर, जिंक प्लस कॉपर, ब्रास जिसको पीतल बोलते हैं, पीतल का नाम सुनो, पीतल, हिंदी में पीतल बोलते हैं इसको, पीतल, पीतल ब्रास कहलाता है, इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं। उसमें जिंक और कॉपर होता है, कॉपर 80% होता है, जिंक 20% होता है, तो इसको बोलते हैं जिंक इन कॉपर, जिंक इन कॉपर, जिंक डिजॉल्व इन कॉपर, ओके। तो ये ब्रास जो है ये भी सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है, तो इसको सॉलिड इन सॉलिड बोलेंगे, सॉलिड इन सॉलिड। एक एग्जांपल कॉपर और गोल्ड में, कॉपर गोल्ड में जानते हो ना, गोल्ड जो होता है तुम लोग सुने होगे 24 कैरेट गोल्ड, तो ये तो प्योर गोल्ड होता है, प्योर गोल्ड बहुत सॉफ्ट होता है, तो 22 कैरेट गोल्ड सुने होगे, तो 2 पार्ट इसमें कॉपर डाल दिया जाता है, ओके 2 पार्ट, तो 22 कैरेट गोल्ड हो गया। 20 कैरेट गोल्ड का मतलब हुआ कि 4 पार्ट उसमें कॉपर डाल दिया जाएगा गोल्ड में, तो वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो उसका हम लोग इंस्ट्रूमेंट ये बना लेते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं, ठीक है समझा। लेकिन 24 कैरेट वो प्योर गोल्ड होता है, तो ये भी एग्जांपल है, सॉलिड इन सॉलिड, दोनों सॉलिड है, ओके चलो। सॉलिड लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, तो सोडियम अम्लगम बोले थे, सोडियम, अब लिक्विड इन सॉलिड में देखो सोडियम अम्लगम बोले थे ना हम लोग, सोडियम अम्लगम, ओके ये तो गलती हो गया लग रहा है, ये तो गलती हो गया, ये सोडियम अम्लगम वाला गलती हो गया एग्जाम्पल, चलो सोडियम इन अम्लगम देख लेना आप लोग, ओके। तो सॉलिड यहाँ पे गलती तो नहीं हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये एग्जांपल अपन एनसीईआरटी में आप लोग देख लेना, ठीक है। सोडियम इन अम्लगम, सोडियम अम्लगम, सोडियम प्लस मरकरी, तो सोडियम तो सॉलिड हो गया और मरकरी जो है आपका सॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पे एक मिस्टेक लग रहा है कि अगर सोडियम सॉलिड है तो ये सॉल्वेंट होना चाहिए, ये सॉलिड होना चाहिए, ओके चलो कोई बात नहीं है, तो लिक्विड इन सॉलिड होगा, तब लिक्विड इन सॉलिड होगा, चलो कोई बात नहीं है, हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल एनसीईआरटी में देख लेना, मिला लेना आप लोग, ये सेम एग्जाम्पल मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल गैस इन लिक्विड, गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड, तो ये तो बहुत एग्जांपल आसान है। हाइड्रोजन गैस, पैलेडियम एक मेटल होता है, पैलेडियम, हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, अभी 5th चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, सरफेस केमिस्ट्री, तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे, एडजॉर्प्शन प्रोसेस पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। तो हाइड्रोजन गैस के सरफेस पे, हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम मेटल के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब, ओके। हाइड्रोजन गैस प्लैटिनम के सरफेस पे भी एडजॉर्ब होता है, एडजॉर्ब पढ़ाऊंगा, एडजॉर्प्शन क्या होता है 5th चैप्टर में, ठीक है। तो ये एग्जांपल याद रखना, ओके। बोलोगे हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब्ड एट दी पैलेडियम सरफेस, हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब एट दी प्लेटिनम सरफेस, ये हो गया गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। अब लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, चलो लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल देख लो, बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, हमारा सिलेबस यही है, यही पढ़ना हम लोग को भाई। ग्लूकोज इन वाटर, एग्जांपल दे सकते हो, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन, तो ग्लूकोज सॉलिड है और वाटर लिक्विड है। अब नमक जो डाले थे NaCl, तो NaCl भी सॉलिड है, वाटर है, वो भी हो गया आपको सॉलिड इन लिक्विड, ओके एग्जांपल हो गया। अब लिक्विड इन लिक्विड, तो एथेनॉल इन वाटर, जैसे अल्कोहल जो होता है, वाटर जो शराब होता है, शराब एथेनॉल होता है, ओके। तो शराब को पानी में डाल होता है, एथेनॉल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, तो वो एग्जांपल हो गया लिक्विड इन लिक्विड का। गैस इन लिक्विड का एग्जांपल देख लो, तो तुम जानते हो कि वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है, वही तो मछलियाँ वही ऑक्सीजन लेकर जीती रहती है ना, तो ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, तो इसको बोलेंगे लिक्विड, गैस इन लिक्विड, ओके। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी वाटर में घुला होता है कुछ अमाउंट में, चलो वो भी बोल सकते हो। चलो गैसेस सॉल्यूशन, हम लोग का यही सिलेबस है, याद रखना बात को, लिक्विड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड होगा, याद रखना। चलो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस, गैस सॉल्यूशन, गैसेस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट गैस होगा, तो सॉलिड इन गैस, तो सॉलिड क्या हो गया, जैसे एक एग्जांपल देखो ये वाला सॉलिड इन गैस का, सॉल्यूट होना चाहिए सॉलिड और सॉल्वेंट होना चाहिए गैस। तो यहाँ पर कपूर जो होता है, कपूर, कैम्फर जिसको बोलते हैं, कैम्फर, कपूर, कपूर नाइट्रोजन गैस में मिलता है, तो उसको बन जाता है सॉलिड इन गैस, ओके। उसके बाद एग्जांपल देख लो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म CHCl3, इसका नाम फार्मूला होता है CHCl3, जिसको लिखना लिख लो, क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस एटसेट्रा। उसके बाद गैस इन गैस, ओके, गैस इन गैस, ऑक्सीजन गैस नाइट्रोजन गैस में घुला होता है, ओके सिंपल बात है। तो ये एग्जांपल मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से लिख दिया आप लोगों को, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ लिया इस चैप्टर में, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म,
ये कंसंट्रेशन टर्म बहुत ही ईजी टर्म है, इसको आप लोग देख लो। इसी में देख लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन का टर्म क्या होता है। देखो कंसंट्रेशन टर्म से पता चलेगा कि किसी सॉल्यूशन में, देखो कंसंट्रेशन से पता चलेगा कितना अमाउंट में सॉल्यूट घुला हुआ है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, बताता हूँ। जैसे देखो एक गिलास में, मान लो एक गिलास पानी है, ठीक है, एक गिलास पानी है, इसमें 100 ग्राम पानी है, मान लो 100 ग्राम पानी है। अब मैंने इसमें 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन में 100 ग्राम पानी के, मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन है, मान लो 100 ग्राम सॉल्यूशन है, इसके अंदर 5 ग्राम नमक घुला हुआ है, 5 ग्राम नमक। एक और है 100 ग्राम ही है पूरा सॉल्यूशन, पूरा 100 ग्राम का ग्लास है, और उसमें मैंने 20 ग्राम नमक घोला हुआ है, 20 ग्राम नमक। बताओ कौन ज़्यादा नमकीन होगा, ज़्यादा नमकीन ये होगा कि ज़्यादा नमकीन ये होगा? तो कहोगे सर 20 ग्राम जो नमक घुला हुआ है वो ज़्यादा नमकीन होगा। तो ये तो बोलने के लिए हो गया। तो इसको, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट का अमाउंट होता है तो उसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये टर्म याद रखना। कंसंट्रेटेड हिंदी में बोलते हैं सांद्र विलयन। ओके, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा हो। ओके, और जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होगा उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, तो ज़्यादा नमकीन तो नहीं है ये कम नमकीन है, ज़्यादा नमकीन है। पाँच समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? तो जो ज़्यादा नमकीन होता है उसको बोलते हैं कॉन्सनट्रेटेड, जो कम नमकीन होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट। अब कितना ज़्यादा है कितना कम है इसको तो नंबर में बोलना पड़ेगा, क्वांटिटी बोलना पड़ेगा, कितना क्वांटिटी है, ठीक है ना? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं, कि ये कितना ग्राम घुला हुआ है तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ बोला कि 100 ग्राम पानी में 5 ग्राम नमक है। ओके, और यहाँ पे 100 ग्राम पानी में 20 ग्राम नमक है। ओके, तो परसेंटेज अगर बोलोगे तो इसको बोलोगे 5%, परसेंटेज में बोलना होगा इसको बोलोगे 20%। तो अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि उस सॉल्यूशन में कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है। ओके, कितने सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट घुले हुए हैं, कितने सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट घुले हुए हैं, उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन, या सॉल्वेंट भी बोल सकते हो। कितने सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट घुले हुए हैं, दो तरीके से सुनना चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? कभी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना होता है उसका मतलब ये होता है कितने सॉल्यूशन में कितने सॉल्यूट का अमाउंट है, या कितने सॉल्वेंट में कितने सॉल्यूट का अमाउंट है। यानी सॉल्यूट के अमाउंट को ही हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं। तो कभी भी कंसंट्रेशन का टर्म निकालना होता है, कोई भी कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ेंगे, अभी जितना भी कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे तो सारे कंसंट्रेशन का मतलब यही होता है कि सॉल्यूट का अमाउंट, बात खत्म। सॉल्यूट का अमाउंट किस में? तो सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, बात खत्म। ठीक है, अब हम लोग अगर उसको परसेंटेज 100 में बोलेंगे कि 100 ग्राम में बोलेंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में ओके कितना सॉल्यूट है तो उसको परसेंटेज बोलेंगे। अब परसेंटेज भी दो तरह का, मास में बोलेंगे, ग्राम में बोलेंगे, ग्राम को ग्राम में बोलेंगे तो परसेंटेज ग्राम को ग्राम में बोल सकते हैं। अब वॉल्यूम को वॉल्यूम में बोल सकते हैं। अगर वॉल्यूम मान लो कि 100 ml ले लें, 100 ml, तो वॉल्यूम को वॉल्यूम में बोलना पड़ेगा। तो परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे हैं, परसेंटेज मतलब 100 अमाउंट। ओके, सॉल्यूशन का 100 अमाउंट, 100 अमाउंट। तो देखो मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म 4-5 को हम लोग अभी पढ़ना है, 8 को पढ़ना है टोटल, 8-9 ठो, तो उसमें से 3-4 ठो अभी हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, 3-4 अभी ये कर लेते हैं कवर। देखो बहुत आसान है, देखो ये बहुत आसान है। एक है मास परसेंटेज, इसका नाम है मास परसेंटेज। क्या नाम है इसका? मास परसेंटेज। मास बाय मास परसेंटेज क्या पढ़ते हैं इसको? मास बाय या वेट बाय वेट, वेट बाय वेट। जैसे इसका मतलब पहले समझो तब डेफिनेशन समझना। मैंने क्या बोला, जैसे इसका मीनिंग देखो, मैं यहाँ पर लिख रखा हूँ, देखो 5% W/W। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि ऊपर वाला होता है सॉल्यूट, याद ना, ऊपर वाला होता है सॉल्यूट, नीचे वाला होता है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉरी। तो सॉल्यूट सॉल्यूशन से, मतलब कि परसेंटेज में हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूट को सॉल्यूशन से कंपेयर करते हैं। तो सुनना अच्छा से, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। तो 100, इसका 5% का मतलब हुआ कि सॉल्यूशन 100 है, सॉल्यूशन कितना है? 100। तो अगर W/W है तो ग्राम में ले लेंगे, V/V है तो वॉल्यूम में ले लेंगे। ऊपर वाला सॉल्यूट होता है, ऊपर वाला सॉल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन, याद ना बात को। अगर वेट बाय वेट है तो सॉल्यूट को लेंगे ग्राम में और सॉल्यूशन को लेंगे ग्राम में, बात खत्म। अगर V/V है तो सॉल्यूट को लेंगे ml में, ml मिलीलीटर में, और सॉल्यूशन को भी लेंगे मिलीलीटर में, वॉल्यूम है। ओके, वॉल्यूम मतलब आयतन। अगर मान लो कि W/V है, ओके, तो सॉल्यूट को लेंगे मास में, ग्राम में, और इसको लेंगे सॉल्यूशन को लेंगे लीटर में, ml में, यानी वॉल्यूम लेंगे उसका। पॉइंट समझ आ रहा? तो ये मतलब है। अब देखो ये वेट बाय वेट परसेंटेज बोलेंगे, इसको बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलेंगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, पास समझ आया? तो देखो बाय मास परसेंटेज भी बोल सकते हो, बाय मास परसेंटेज, बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, ये तीनों हमारे एनसीईआरटी सिलेबस है। तो देखो 5% का मतलब क्या हुआ कि 5 ग्राम में लेना है, क्यों मास है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम घुला हुआ है, बात खत्म। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है, यही मीनिंग है। 100 ग्राम परसेंटेज का मतलब 100 ग्राम से ही कंपेयर करना है। 100 ग्राम सॉल्यूशन में 5 ग्राम सॉल्यूट है, बात खत्म। अब जब 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट कितना होगा? तो 90 में 5 ग्राम तो 95 ग्राम हो जाएगा, बात खत्म। मैंने लिख रखा है, देखो ये देखो मैंने लिख रखा है अच्छा से।
5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट का वेट कितना होगा, वेट मतलब मास, ओके 95 ग्राम होगा सॉल्वेंट, क्योंकि मास तो तुम्हारा टोटल 100 ग्राम है। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से बनता है। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट टोटल 100 ग्राम है, सॉल्यूशन ही 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम में 5 गिरा दो तो 95 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। बहुत ईजी बात है। चलो 5% वी बाई वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सिंपल बात है। तो 5 ml सॉल्यूट, 5 ml सॉल्यूट, वॉल्यूम लेंगे ml में, क्यों लेंगे वॉल्यूम ml में, क्योंकि वॉल्यूम है यहाँ पे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो 100 ml सॉल्यूशन में 5 ml सॉल्यूट है, बात खत्म। हमेशा सॉल्यूट की बात होगी, सॉल्यूट की बात हो रही है, जब भी कंसंट्रेशन की बात होती है तो सॉल्यूट की अमाउंट, ओके। ऊपर में सॉल्यूट लेंगे, नीचे सॉल्यूशन लेंगे। अभी मास है देखो, तो 5 ग्राम सॉल्यूट 100 ml सॉल्यूशन में है। ml मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है, वॉल्यूम लेना है सॉल्यूट का, सॉल्यूशन का, ओके। तो भाई मैं लेंगे 5 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। मतलब समझे, मतलब समझाना चाहिए इसका, ये एक यूज़ पड़ेगा अभी। देखो मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है, देखो मास बाय मास परसेंटेज का मतलब होता है, देखो मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन, नीचे मास ऑफ सॉल्यूशन लेंगे इंटू 100, डेफिनेशन मैंने लिख रखा है। डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100, ओके हो गया, बहुत आसान है। चलो आ जाओ नीचे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसको बोलेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम सॉल्यूशन इंटू 100। फिर देखो वॉल्यूम वेट बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक हो सकता है वी बाय डब्ल्यू, तो ये लोग सॉल्यूशन, ये लोग सॉल्यूट, तो सॉल्यूट को लोगे ml में क्योंकि वॉल्यूम है, और ये मास लोगे सॉल्यूशन का ग्राम में, 100 ग्राम, ठीक है। पॉइंट समझ आया, यानी कि सिंपल बात है, इस चीज़ से 2 चीज़ समझ में आ गया, ओके। ये चीज़ तो समझ में आ गया। 5% का मतलब हुआ कि 5 WIW है, WIW में 5 ग्राम 100 ग्राम में घुला हुआ है, 5 ग्राम सॉल्यूट है, 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है, 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट निकल जाएगा, 95 ग्राम घटा दोगे। पॉइंट समझे, तो ये मतलब समझना है, ओके। चलो अब भी रहेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ml में लेना है। एक होता है पार्ट पर मिलियन, जैसे परसेंटेज हम लोग 3 तरह का परसेंटेज पढ़ लिए, 3 तरह का परसेंटेज। 100 में कितना अमाउंट घुला हुआ है सॉल्यूट का, तो उसको परसेंटेज बोल देंगे। तो W वेट बाय वेट, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। अब एक होता है पार्ट पर मिलियन, क्या होता है पार्ट पर मिलियन, PPM, क्या होता है ये PPM। अब 10 लाख में, 10 का पावर 6 का मतलब 10 लाख, मिलियन को बोलते हैं 10 लाख को, ओके। तो 10 के पावर 6 में कितना सॉल्यूट है, बात खत्म। मान लो कि 10 का पावर 6 ग्राम है, ग्राम में भी ले सकते हो, वॉल्यूम में भी ले सकते हो, इसको सही एकदम सेम। तो 10 के पावर 6 ग्राम में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है, बात खत्म, यही है, ठीक है। पार्ट पर मिलियन का मतलब ये होता है सॉल्यूट सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अगर तुम PPM की बात करो और मास लोगे तब WIW PPM हो जाएगा। मास बाय वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम लोगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम PPM हो जाएगा। अगर मास बाय वॉल्यूम PPM लोगे तो वो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन 10 लाख वहाँ परसेंटेज में 100 में देखते हैं, कितना में देखते हैं 100 में, ओके। लेकिन यहाँ पर मिलियन 10 का पावर 6 में देखते हैं, इसी का नाम है पार्ट पर मिलियन, ठीक है। पर जैसे एग्जांपल देखो, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है कि 5.58 PPM, मतलब क्या हुआ, WIW लिखा हुआ है, PPM वेट बाय वेट, ओके। तो इसका मतलब 5.58 ग्राम सॉल्यूट, ओके, 10 का पावर 6 ग्राम में है, बात खत्म। मतलब समझ में आया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा उसे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ठीक है। ये हो गया। चलो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका सबसे दमदार चीज़। अब एक चीज़ मैं समझा देता हूँ, जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा है, कभी क्या पढ़ा हम लोगों ने, परसेंटेज पढ़ा, जिसमें भी वॉल्यूम है देखना, परसेंटेज में 100 में से लेते हैं, अब पार्ट पर में 10 का पावर 6 में लेते हैं, 10 लाख में। मोल फ्रैक्शन देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, मोल फ्रैक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, आपका बहुत काम पड़ेगा, इस चैप्टर में पूरा यही यूज़ होगा, बाकी सब यूज़ नहीं होगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सोल्यूशन बनाओ पहले। सोल्यूशन में हम लोग कौन सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, बाइनरी सोल्यूशन की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बाइनरी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा, एक सॉल्वेंट होगा। तो मैंने पहले ही बता रखा है आप लोगों के सॉल्यूट सॉल्वेंट में हम लोग सॉल्वेंट को बोलते हैं 1 और सॉल्यूट को बोलते हैं 2, ठीक है। अब सुनो अच्छा से, कुछ मोल होगा सॉल्वेंट का, कुछ मोल होगा सॉल्यूट का, ज़्यादा मोल होगा सॉल्वेंट का, कम मोल होगा सॉल्यूट का। अब हम लोग क्या करेंगे, मान लो कि सॉल्यूट का, मान लो सॉल्वेंट का मान लो 4 मोल है और सॉल्यूट के मान लो कि 3 मोल है, ठीक है। इसका 4 मोल है, इसका 3 मोल है, तब बताओ परसेंटेज कैसे, फ्रैक्शन कैसे निकालोगे। अगर मान लो मुझे फ्रैक्शन निकालना सॉल्वेंट का, तो क्या करोगे, ऊपर रखोगे 4 और टोटल कितना है 4 3 7, 4/7। तो ये जो फ्रैक्शन निकला है, इस फ्रैक्शन को बोलेंगे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन। किसका बोलेंगे, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के लिए 2 इस्तेमाल करेंगे। चलो मैं रफ वर्क पे समझा देता हूँ पहले आपको, चलो प्लेन पेज पे मैं समझाता हूँ आप लोग को, चलो ध्यान दो। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे एक सॉल्यूशन है, मान लो एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है ये 1 और ये सॉल्यूट है 2, ओके। अब मुझे मान लो कि सॉल्वेंट का मान लो कि मोल 4 है
और सॉल्यूट का मोल 3 है, मुझे मोल फ्रैक्शन चाहिए सॉल्वेंट का, कैसे निकालोगे? पहले मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का ऊपर रखो और टोटल नीचे लिख दो, टोटल जोड़ दो, सॉल्यूशन का टोटल जोड़ दो, टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, तो 4 3 7, तो ये मोल फ्रैक्शन आएगा सॉल्वेंट का। और सॉल्यूट का निकालो, कितना होगा सॉल्यूट का? तो सॉल्यूट का ऊपर ले लो, सॉल्यूट में कितना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन कितना था 3, और टोटल ले लो 7, हो गया, ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया। अब दोनों को जोड़ो तो x1 प्लस x2 को जोड़ोगे तुम, जोड़ो तो 4/7 3/7 जोड़ो तो 1 होगा, 4 3 7 1 हो जाएगा, तो बहुत ईजी है। तो मोल फ्रैक्शन देखो निकालना है तो क्या करो कि मोल फ्रैक्शन देखो कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका मोल ऊपर रखो और टोटल मोल नीचे कर दो। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ओके, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना है, जैसे मान लो ये एक्स ए है मान लो, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल जो भी कंपोनेंट हो, पाँच समझ आया। तो मुझे अगर सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ N1 प्लस N2। अगर मुझे सॉल्यूट का चाहिए तो N2 ले लो सॉल्यूट का, 2 के लिए मैंने बोल रखा है कि 2 सॉल्यूट है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2। बाइनरी सोल्यूशन के लिए हम लोग पढ़ने वाले सोल्यूशन तो टेंशन है नहीं, ओके। और भी रहेगा तो ऐसे ही कर देंगे, सबको जोड़ देंगे। और ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए कि x1 प्लस x2 कितना हो गया 1। यहाँ से क्या होगा कि x1 निकालना होगा तो 1 में से x2 घटा दोगे, और x2 निकालना होगा तो 1 में से x1 घटा दोगे। और चूँकि मोल फ्रैक्शन जो है आपका वो ध्यान देना, मोल नंबर प्योर नंबर है, ये क्या है, ये प्योर नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं है। ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है, याद ना, टेम्परेचर पे वो चीज़ डिपेंड करेगा जिसके फार्मूला में नीचे वॉल्यूम आएगा, क्या आएगा वॉल्यूम, जिसके डिवाइड में वॉल्यूम आ जाए, जिस फार्मूला में वॉल्यूम आएगा जिसके फार्मूला में, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। लेकिन जिसके फार्मूला में वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से डिपेंडेंट होता है, बात को याद रखना, एग्जाम में कई बार आ चुका है। चलो आ जाओ इस पे पॉइंट पे। तो मोल फ्रैक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो बहुत अच्छा सा। तो देखो N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, 1 के लिए 1 सॉल्वेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है और 2 सॉल्यूट के लिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ओके। मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास, हम लोग को पता है। अब बताओ मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ओके। तो क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर हो गया ना। थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ, चलो। तो x1 निकालना है तो क्या करो, x1 मतलब हो गया N1 बट्टा N1 प्लस N2, x2 निकालना था N2 प्लस N1। अब दोनों को जोड़ दोगे तो 1 आएगा फॉर्मूला। 3 कंपोनेंट के लिए भी अप्लीकेबल है, 4 कंपोनेंट के लिए, सबके लिए अप्लीकेबल है, ऐसे कर देना। अब मैंने लिख दिया है यहाँ पे देखो, x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होगा। यहाँ से x2 निकालो तो 1 माइनस x1, x1 निकालो तो 1 माइनस x2। कभी भी एक का मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा तो दूसरा का मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। अब एक चीज़ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ मैंने जोड़ के दिखा दिया 1 कैसे आया। 1 तो आप लोग डब्बा वाला बात को लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो तो नहीं लिख। कितना बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है, सर कौन पहले लिखे आप लोग, आप जो बोर्ड जो नोट्स बनाए हुए नोट्स में कभी इधर लिखते हैं कभी उधर लिखते हैं। तो जैसे आपको उतारना है उतार लो, समझने के बाद आपको जैसे उतारना वो आपका मर्जी है। ये सब मैं जो एक्स्ट्रा लिखता हूँ वो आपको समझने के लिए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, कैसे बनाया 1 मैंने दिखा दिया, ओके। अब एक चीज़ समझो, बहुत इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ, याद है ना, मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ओके। अब एक चीज़ समझो, मान लो कि मैं जैसे मान लो कि मोल फ्रैक्शन किसी का मोल फ्रैक्शन मान लो, ध्यान देना जैसे एक 1 में से घटाना पड़ेगा। अगर एक मोल फ्रैक्शन है 1 है तो दूसरा मोल फ्रैक्शन कितना होगा 0, क्या दोनों जोड़ के 0 होना चाहिए। तो अगर मान लो कि किसी कंपोनेंट में का मोल फ्रैक्शन 1 है तो दूसरा का कंपोनेंट का 0 होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 1 होता है, तो 1 में से 0 घटा तो 1 होगा। सिंपल बात है कि ये प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, ओके। क्योंकि एक का मोल फ्रैक्शन 1 है, एक का मोल फ्रैक्शन 1 है, यानी कि सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है, तो उसमें इसका मतलब सॉल्यूट नहीं है, तब तो उसका मोल फ्रैक्शन 0 होगा, तब तो जोड़ के 1 होना चाहिए। तो 1 में से 0 घटाओ, यहाँ से घटाओ, x2 निकाल दो, 1 में से 1 घटाओ तो 0 हो जाएगा। तो अगर सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 है यानी कि उसमें सॉल्यूट नहीं है, अगर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 है यानी कि वो सॉल्वेंट नहीं है उसमें, ठीक है, यही मतलब समझ में आना चाहिए, ओके। तो प्योर सॉल्वेंट की बात हो रही है, प्योर सॉल्वेंट कभी भी रहेगा तो उसका मोल फ्रैक्शन 1 होगा और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, जो नहीं रहेगा उसका 0। प्योर सॉल्यूट की बात होगी तो प्योर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 1 होगा और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 0 होगा, बात खत्म। जोड़ के 1 हो रहा है, देखो जोड़ो ना 1 हो रहा है, पर समझ रहा है, बहुत काम का चीज़ है। अब यहाँ देखो मैंने कुछ बात लिख रखा है आप लोग को, मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस है क्योंकि सेम राशि का क्वांटिटी है, ओके। सेम क्वांटिटी का रेशियो है तो मोल बाय मोल, मोल कट जाएगा। इट इज़ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मानी ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, इट इज़ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ओके। टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, याद ना बात को, क्योंकि वॉल्यूम नहीं आता इसके फॉर्मूला में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसको आप लोग अच्छा से नोट करना, बहुत बढ़िया से, ओके। नेक्स्ट लेसन में हम लोग जो है कंसंट्रेशन टर्म को बढ़ाएंगे। इस लेसन में हम लोगों ने 5 कंसंट्रेशन टर्म कर लिया। पहला परसेंटेज वाला, जिसमें 100 वाला देखेंगे तो मास के साथ देखेंगे तो मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके, वो मैंने कर लिया। उसके बाद वेट बाय मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, उसका पीपीएम में ऊपर लिया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं था। उसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन का कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, पहले उनको क्वेश्चन भी कर लेते हैं, एक और पेज है, चलो। कैसे निकालेंगे मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल देख लो आप लोग, अच्छा बढ़िया से। मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे बनता है देखो,
बहुत अच्छा क्वेश्चन समझ करवा देता हूँ आप लोगों को। प्रैक्टिस कर लोगे कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी में। रटना नहीं है, बहुत एक एक चीज़ दो, फार्मूला रटो नहीं, फार्मूला को बोझ मत बनाओ। आप लोग क्या करते हो, फार्मूला रट लेते हो, रटो नहीं। फार्मूला जितना दिमाग पे बोझ कम करोगे उतना अच्छा रहेगा। फार्मूला रटो नहीं, निकालना सीखो, उसको कंसेप्ट उसका समझो। तो देखो एक क्वेश्चन में मैंने दे दिया 20% ग्लूकोज W/W इन वाटर दे दिया, मास बाय मास परसेंटेज, या बाय मास परसेंट बोलता है इसको, मास बाय मास। ओके, बाय मास बोलता तो तब भी समझ जाना कि मास बाय मास परसेंटेज। अब बताओ मुझे मास इसका मोल फ्रैक्शन चाहिए उस सोल्यूशन में, वाटर का भी चाहिए, यानी ग्लूकोज जो है 20% ग्लूकोज का सोल्यूशन है वो, तो यार मानी कि वाटर का भी चाहिए मुझे मोल फ्रैक्शन और ग्लूकोज का भी चाहिए, तो मोल निकालना पड़ेगा। तो मोल निकालने के लिए मास चाहिए, गिवन मास बाय मोलर मास। तो कैसे निकालोगे, ध्यान दो, देखो कैसे निकालोगे। तो 20% का हुआ, अब मास बाय मास वाला कि मास से में लेना है दोनों को। ओके, तो ऊपर सॉल्यूट होता है, ऊपर वाला सॉल्यूट है, नीचे वाला सॉल्यूशन। समझ आया बात को, याद है कि नहीं है? तो चलो ध्यान दो। तो देखो यहाँ पे ये बात तो क्लियर है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में वाटर में नहीं, 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है। 20% का मतलब ये हुआ 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है। पॉइंट क्लियर होगा। अब जब 100 ग्राम सॉल्यूशन में 20 ग्राम ग्लूकोज है, 20% का मतलब ये हुआ, तो वाटर कितना बचा, क्योंकि सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला करके, तो सॉल्यूशन 100 ग्राम है, तो 20 ग्राम ग्लूकोज घटा दो तो 80 ग्राम वाटर हो जाएगा, तो बस हो गया। तो देखो वाटर ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, मैंने पहले ही लेसन में कंसेप्ट बेसिक लेसन में बता रखा है। सॉल्यूट को बोलते हैं 2, मैंने बोल दिया वो। तो सॉल्यूट मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, मास ऑफ सॉल्यूशन W2 20 ग्राम, W2 मतलब मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, याद ना, लैंग्वेज में रटना नहीं है, इसको समझना, मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, उसके बाद वाटर का कितना, वाटर H2 होता है, तो इसका वाटर को सॉल्वेंट बोल दिया, यहाँ वाटर सॉल्वेंट है, तो ये एक है, एक रख देंगे, सॉल्वेंट को 1 बोला मैंने। तो मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम, क्योंकि 100 ग्राम में 20 ग्राम तो ग्लूकोज है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में, तो 80 ग्राम सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, वाटर हो जाएगा। अब मोल निकालो, पहला मोल निकालो वाटर का, तो वाटर का मोल कैसे, गिवन मास और मोलर मास, ये वाटर का मोल होगा, सॉल्वेंट का मोल सॉल्वेंट, तो गिवन मास है 80 ग्राम वाटर का, और मोलर मास हम लोग जानते हैं वाटर का 18 होता है, H2O होता है फॉर्मूला, तो 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन, 16 2 18, 5 समझेगा, 18 हो गया, काट दो। कभी बच्चे लोगों को कैलकुलेशन करने में दिक्कत होता है, कभी भी कैलकुलेशन करो ना तो पूरा स्टेप क्या करो, आप कभी भी डेसिमल में मत लाया करो। डेसिमल वाले बच्चों को डेसिमल में लाने से क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जैसे मैं बना रहा हूँ उसे बनाओ, आप लोग कैलकुलेशन को एकदम ईजी रखो। सारे बच्चे, खास से बायोलॉजी वाले बच्चे बहुत डरते हैं कैलकुलेशन से, अरे डरने की जरूरत नहीं, मैं बहुत ईजी कर दूंगा आपको, ठीक है। 40/9, 2 से काट दो, 4 दूना 80 है, 9 दूना 18, 14। N2 निकालो, ये तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आ गया। ओके, सॉल्वेंट का मोल। अब ध्यान दो, N2 निकालो, तो N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मोल गिवन मास में, सॉल्यूट का मास है 20 ग्राम ग्लूकोज का, और ग्लूकोज का कितना होता है मोलर मास 180 ग्राम। पर निकालो ना, कार्बन का 12, ये सब करके 12 6 72, हाइड्रोजन का 12 12 72 84 84 16 96 180 ग्राम पर मोल, मैंने पहले लेसन में निकाल रखा है। काट दो, 2 9 18, 1/9। तो ये नंबर ऑफ मोल्स निकल गया, किसका नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स निकला ग्लूकोज का, ये नंबर ऑफ मोल्स निकला वाटर का। चलो अब हमको निकालना मोल फ्रैक्शन, तो कोई एक का मोल फ्रैक्शन निकालो, एक में से घटा देना। चलो यहाँ मैं निकाल दे रहा हूँ 2 का, मैं ग्लूकोज का निकाल रहा हूँ, तो कहाँ लिखोगे, ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स और टोटल नंबर ऑफ मोल्स। ग्लूकोज का नंबर ऑफ मोल्स 1/9 मैंने निकाल रखा है यहाँ पे, देख लो, ठीक है, तो यहाँ रख दिया। उसके बाद नंबर ऑफ, दोनों को जोड़ दो यहाँ पे भाई, N1 + N2 टोटल निकालना है, तो अब यहाँ आंसर मिलो 40, एलसीएम ले लोगे 9, तो 41/9 हो जाएगा, 9 9 कैंसिल, तो ये 1/14 आ गया। तो ये आपका आ गया सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। किसका मोल फ्रैक्शन, अब सॉल्वेंट का निकालना है, तो 1 में से घटा दो, 1 - X2 घटा दो, अलग से निकालने की फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, 1 में से घटा दो, तो 41 में से हो गया 40/1। अब इसको तुम पॉइंट में डेसिमल में लिख सकते हो, डिवाइड करके, डेसिमल लिखने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन हो गया ये। चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो आप लोग, एक और इंपॉर्टेंट, 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो बहुत आसान है, वाटर में वही है। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला मैंने पहले लिख रखा है, वैसे क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा इथाइलिन ग्लाइकॉल क्या होता है, C2H6O2। ओके, अब वैसे ही निकाल लो, एकदम सेम क्वेश्चन है, ये पूरा सेम क्वेश्चन है। 20 ग्राम 80 ग्राम वाटर, वैसे ही मोल निकाल लो, सेम। अब मैंने कैलकुलेशन करके रखा दो। अब यहाँ पे बच्चे को कन्फ्यूजन होता है, मैं यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ कैलकुलेशन करना, ठीक है। 20 ग्राम 80 ग्राम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो इसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का, वाटर का हो जाएगा इसका, वाटर का N1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ओके, सॉल्वेंट, तो 18/18, 80/18, ओके, तो 18, 40/9 हो गया। N2 निकाल लो इसमें से, एकदम सेम क्वेश्चन है। 20 ग्राम हो गया, 20 ग्राम एथाइलिन ग्लाइकॉल का मोलर मास 62 होगा, तो ये 10/31 मोल हो जाएगा, इतना मोल निकल गया। अब टोटल N1% को मैं पहले जोड़ के रख दे रहा हूँ, जोड़ के रखोगे यहाँ पहले सब लोग, यहाँ बच्चा को कैलकुलेशन करने में देखो कहाँ पर दिक्कत होता है, मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एक एक कैलकुलेशन करके दिखाया कि यार तुम लोग मोबाइल का मत यूज़ करो, मोबाइल यूज़ करोगे कभी जिंदगी में तुमको कैलकुलेशन नहीं आ पाएगा। सिंपल कैलकुलेशन के लिए तुम लोग मोबाइल पर डिपेंड हो जाते हो, ऐसा मत क्या करो। थोड़ा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन कैलकुलेशन जब आएगा तो तुमको मज़ा आएगा। मोबाइल कभी मत यूज़ किया करो,
ओके। और टीचर जो नहीं बताते हो उनका काम छोड़ दो, तुम करो, खूब घर पे खूब किया करो। ओके, क्योंकि समय लगता है, लेकिन जब समय लगेगा, लेकिन जब कैलकुलेशन करना शुरू करोगे ना तो तुमको आना शुरू हो जाएगा। तब कभी कभी तुमको जब अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में जब तुमको कैलकुलेशन आ जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो तुम बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसलिए तो बच्चे नीट का क्वेश्चन सब न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाते, जी का न्यूमेरिकल सब सॉल्व नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि सर बहुत कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, कैलकुलेशन नहीं होता है, जी और नीट में कभी कैलकुलेशन नहीं पूछता है, सिंपल सिंपल कैलकुलेशन होता है, वो भी बच्चा नहीं कर पाता है। ओके, तो दिक्कत वाली बात है, इसलिए कैलकुलेशन से भागो नहीं। ओके, कैलकुलेटर तो कभी मत यूज़ करो। ओके, मैं जैसे बता रहा हूँ, ये देखो मैं जबरदस्त तरीके से बता रहा हूँ, कोई भी केमिस्ट्री का टीचर ऐसे नहीं बताएगा आपको। केमिस्ट्री वाला टीचर सब जो है क्या करता है, कैलकुलेशन को खा जाता है, आंसर डायरेक्टली लिख देता है। मैं एक एक करके बताऊंगा आपको, चलो ध्यान दो आप लोग। ओके, चलो मैं यहाँ पे इसको कल N2 निकाल रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ओके, सॉरी टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा हूँ, मैं जोड़ रहा हूँ दोनों को जोड़ रहा हूँ, ध्यान देना आपको। देखो ओके, देखो आप लोग, तो N1 प्लस N2 मैंने जोड़ रहा हूँ, तो 40/9 10/31 एल्सियम ले लो, एल्सियम बच्चा की तरह 9 × 31 मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये 31 को 40 से, 9 को 10 से, कोई दिक्कत नहीं है। 40 31 चौका 31 चौका 62 62 दूना 124 1240, ठीक है, 1240 आई 9 90 1330 हुआ। अब इसको कैसे निकालोगे, इसको कैलकुलेट, बहुत बड़ा कैलकुलेशन आ गया। अब मैं बता रहा हूँ तुमको, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान देना। अभी देखो एक ऊपर नीचे तुम बढ़ा घटा सकते हो, देखो 1330 है, 269 है, कट नहीं रहा है। क्या करो, 289 279 को तुम 280 लिख सकते हो, 280 लिख दो, बहुत आसान हो जाएगा। कौन सा ऐसा क्यों, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगा, एग्जाम में भी तुम ऐसा करो तो नंबर नहीं कटेगा, ऐसा कंपटीशन में तो आंसर 100% मिल जाएगा। ये तरीका तुम अपनाओ, एक ऊपर नीचे तुम घटा बढ़ा सकते हो। हाँ, ऊपर बढ़ाओगे तो नीचे भी बढ़ाओगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुम ऊपर बढ़ाओ, जीरो लाने के लिए ऊपर बढ़ाओ, तो नीचे की जरूरत है तो नहीं करो। नीचे अगर बढ़ा रहे हो तो ऊपर मत बढ़ाओ, मैंने कि कहने का मीनिंग हुआ कि तुमको अगर जरूरत है ऊपर जीरो लाना है तो ऊपर बढ़ाओ, नीचे अगर तुमको जरूरत है तो नीचे बढ़ाओ, अगर घटाने की जरूरत है तो ऊपर घटाओ, नीचे ऊपर घटाओ या नीचे घटाओ। लेकिन अगर दोनों को घटाने का बढ़ाना है तो क्या करो कि तुम या तो दोनों को ऊपर बढ़ाओ या दोनों को घटाओ, ऊपर भी बढ़ाओ नीचे भी बढ़ाओ, ऊपर घटाओ तो नीचे भी घटाओ, ऐसे करो। ये तुमको शॉर्ट तरीका काम करने का। 279 को मैं क्या कर रहा हूँ, 280 लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो आसान हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू एकदम उतना ही आएगा, अप्रॉक्सीमेटली सेम आएगा। ओके, अब तुम 7 से काट दो उसको, 19 7 63 7 चौका 28, दो कितना आसान हो गया, आ गया इतना आसान। अब इसको तुम तो ये मोल फ्रैक्शन निकाल दो। ओके, मोल फ्रैक्शन निकाल दो, गिव मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, तो N1/N1 प्लस N2। ओके, 40/9 था मोल उसका सॉल्वेंट का, अभी 19 टोटल जोड़ के 19/4 आया, दो कितना आसान कर दिया मैंने कैलकुलेशन। अब कोई बच्चा को इसको लेकर दौड़ता रहता। ओके, देखो तो 4/19, अब देखो 4, अब यहाँ कैसे करोगे साहब, तो 14 4 जा हो जाएगा 60, ध्यान देना 160 या 99 171। अब इसको भी तुम अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, तो देखो 171 को 170 लिख दो, कितना आसान हो गया। ओके, 170 0 0 कैंसिल हो गया, 16/17 और 16/17 को तुम डिवाइड कर दो, अब तो डिवाइड करना आसान है। ओके, 17 1 जा वेट 17 160 है तो 160 तो 153 हो जाएगा, तो 17 जा 153 होता है, बचेगा 7 पर 0 तो 17 चौका 68 0.94 हो गया। ये हो गया आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ओके, अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना, 1 में से घटा दो, तो 1 में से घटा दो, आंसर इतना ही आएगा आपका। तो आपका ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, आप मिला लेना, सेम क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा, आंसर सेम है, ये अप्रॉक्सीमेटली आंसर, ठीक है, 1 में से घटा दोगे, हो गया ये। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो आप लोग, 30%, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो, लास्ट है मोल फ्रैक्शन। 30% बेंजीन बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड सेम है, 30% बोल रहा है, तो 30% भाई सॉल्वेंट लो, 30 ग्राम वेट ऑफ सॉल्वेंट एकदम सेम निकालो, अप्रॉक्सीमेट कर लो यहाँ पे, देखो अच्छा से। मैंने पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकाला 3/8, ओके, 80 था ग्राम सॉल्वेंट का, 80 ग्राम सेम है, तो 30% दिया। ये लग रहा गलती मैंने कर दिया, गलती हो गया ये गलती हो गया, देख लेना आप लोग, ये वाला न्यूमेरिकल में गलती हो गया, ये बहुत ब्लंडर है ये। ओके, देखो क्या ब्लंडर है सर, देखो आप लोग। ओके, तो ये 70 ग्राम था वाटर का, क्योंकि यहाँ 30% बोल रहा है, तो वाटर से 70 ग्राम होगा, मैंने 80 ग्राम ले लिया यहाँ पे वाटर का सॉल्वेंट, ये गलती हो गई है, ये गलती सही कर लेना आप लोग, ठीक है। ओके, चलो 70 ग्राम कर लेना इसको आप लोग, क्वेश्चन खुद से बना लेना आप लोग का, बहुत आसान है, कैलकुलेशन मैंने कर दिया, क्वेश्चन गलती हो गया, तो 70 ग्राम कर लेना आप लोग इसको, 70 ग्राम, तो 3/7 हो जाएगा ये। ओके, तो अब तो और सब गलत हो गया, तो आप लोग सही कर लेना इसको, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मोल फ्रैक्शन का कंसेप्ट अच्छा समझ में आया होगा। ओके, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट लेसन में 5 हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ लिया। ओके, एक पढ़ा परसेंटेज वाला टर्म, एक पढ़ा पीपीएम, तो परसेंटेज में 3 पढ़ा, एक पीपीएम पढ़ा, एक मोल फ्रैक्शन सबसे इंपॉर्टेंट था, आप लोग को आना चाहिए। ओके, उसके बाद ये सबका आप स्क्रीनशॉट ले लो, सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो, ये चैप्टर आज से स्टार्ट हो गया था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, इसका मोल फ्रैक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो, कंसंट्रेशन टर्म का,
उसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म आने वाला है। एक तो अभी हो गया मोल फ्रैक्शन, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मोलारिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है मोलारिटी। उसके बाद पढ़ेंगे मोलालिटी, उसके बाद पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी। तो ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, अभी तक अगर लाइक नहीं किए मेरे वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। ओके, बाय।